तो आज है हम लोगों का लेक्चर 9 और आज हम लोग बात करेंगे सत्ता का स्वरूप। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो पांचवा इसका पॉइंट है गणराज्य। तो आज हम लोग बात करेंगे आखिर गणराज्य होता क्या है। तो जैसे कि प्रस्तावना में ये दिया गया है, तो गणराज्य हम लोग देखते हैं कि गणराज्य क्या होता है कि किसी भी राज्य का जो प्रमुख होता है उसमें अगर वह प्रमुख, जो राज्य का प्रमुख है, अगर वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित हो रहा है, तब ये कहा जाएगा कि वहां पे गणराज्य है, अर्थात लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। तो क्या होता है कि गणराज्य में जो जनता का राज्य का प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना जाता है। जैसा कि राज्य के प्रमुख का अर्थ हम इससे लेंगे कि जिसके नाम से शासन चलता है। तो लेकिन अगर शासन का प्रमुख की बात करें तो गणराज्य का उद्देश्य, गणराज्य का अर्थ तो हम यहीं से लेंगे कि राज्य का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। लेकिन अगर शासन के प्रमुख की बात करें तो शासन के प्रमुख का अगर हम अर्थ लें तो शासन के प्रमुख में क्या होता है कि जो वास्तव में शासन का प्रमुख हो, अर्थात जो शासन करता हो वो जो है, जो शासन करता हो वो शासन का प्रमुख होगा। लेकिन राज्य का प्रमुख वो होगा जिसके नाम से शासन चलता है। जैसे अगर भारत के संदर्भ में ले तो यहाँ का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। तो लेकिन गणराज्य में क्या नहीं होना चाहिए, तो वहां का जो राज्य प्रमुख है वो मनोनीत या फिर वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जैसा कि ब्रिटेन में राजा महाराजाओं की परंपरा चली आ रही थी, तो वहां पे क्या है कि तो उसमें क्या है कि वो वंशानुगत था, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो गणराज्य का बेसिक मतलब यही था। तो अब हम लोगों ने जो सत्ता का स्वरूप पढ़ा रहा था उसमें उसके पांचों पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए। पहला था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये सारे पॉइंट्स हो गए, चारों पॉइंट। और अब हम लोग बात करेंगे सत्ता का उद्देश्य की। तो सत्ता के उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो सत्ता का उद्देश्य क्या होता है ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, बंधुता। तो अब इन सब चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनमें है क्या। अगर हम इसके पहले पॉइंट की बात करें न्याय, तो वो न्याय किस संदर्भ में होना चाहिए। आखिर जो प्रस्तावना में जिस न्याय की बात की जा रही है वो न्याय कैसा होना चाहिए। तो वो न्याय सामाजिक दृष्टि से होना चाहिए कि समाज में किसी भी प्रकार का जो है समाज में न्याय स्थापित हो। दूसरा हो सकता है इकोनॉमिक टर्म्स में कि आर्थिक रूप से किसी के साथ भेदभाव ना हो। तीसरा है राजनीतिक टर्म्स में कि राजनीति में भी किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव, अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है या इस प्रकार का कुछ है तो उसमें भी सभी को समान रूप से अवसर उपलब्ध हों। दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किन अर्थों में हम ले सकते हैं स्वतंत्रता को। पहला है विचार के संदर्भ में कि आखिर किसी का विचार क्या है, वो जो है या फिर उसकी विचारधारा क्या है, वो अपनी विचारधारा को अपनाने के लिए, मानने के लिए या फिर उसको अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हो, तो विचार की स्वतंत्रता हो जाएगी। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप क्या कहना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से वो पढ़ने के संदर्भ में, लिखने के संदर्भ में या फिर बोलकर की गई अभिव्यक्ति, वो सारी चीजें जो हैं उसके संदर्भ में आपको स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि किसी दूसरे को हानि ना होती हो, तो उस संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और स्वतंत्रता किस टर्म में, विश्वास की स्वतंत्रता। आखिर हम किस विचारधारा पर विश्वास करते हैं तो उस पर विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम अपने किसी भी विचारधारा को मानने के लिए स्वतंत्र हों। उसके बाद चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। ये भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जाएगा। हम किसी भी धर्म को माने उसकी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें हमारे ऊपर राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव न डाला जाए कि किसी एक धर्म को मानने के लिए। इसके बाद है उपासना। और हम जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म की उपासना संबंधी जो भी प्रणाली है हम उसको करने के लिए स्वतंत्र हों। तो हम उपासना को उस पद्धति से अपना उपासना करें, उसमें किसी भी प्रकार का दबाव या किसी भी प्रकार की मनाही राज्य की ओर से नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है समानता। आखिर समानता किस टर्म में,
तो समानता को अगर हम लोग देखें तो समानता दो टर्म्स में होगी, प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है अवसर की समानता। तो प्रतिष्ठा की समानता को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा कि जाति, अगर इसको हम लोग यहाँ देखते हैं तो प्रतिष्ठा में क्या होगा कि जाति, लिंग या धर्म, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और समाज में सभी को एक समान रखा जाएगा। अर्थात उसकी प्रतिष्ठा, सबकी प्रतिष्ठा को हम एक नजरिए से देखेंगे, किसी को भी जाति, लिंग या धर्म के आधार पर हम उसको अलग नहीं करेंगे, सबको समान प्रतिष्ठा होगी। दूसरा है अवसर की समानता। अवसर की समानता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी भी प्रकार का कार्य करने, जैसे कि रोजगार के अवसर हो गए या इस तरह के जो भी टर्म्स हैं, उसकी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। अर्थात कि अगर हम कोई, जैसे कि समाज के हर व्यक्ति विकसित होना चाहता है, तो अगर विकसित होना है तो उसमें विकसित होने के टर्म में भी सबको समान अवसर होंगे कि सबको अपने 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 विकास का बराबर मौका मिले। फिर आता है एकता और अखंडता। उसके पहले व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा का यहाँ संबंध मानवीय गरिमा से है कि जो भी व्यक्ति है उसको सभी की मानवीय गरिमा का ध्यान रखा जाएगा और उसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है हस्तक्षेप नहीं होने पाए। तो सत्ता का ये चार उद्देश्य हो गया। पहला हो गया न्याय, दूसरा हो गया समानता, दूसरा हो गया स्वतंत्रता, तीसरा हो गया समानता, चौथा हो गया व्यक्ति की गरिमा। पांचवे की बात करते हैं एकता और अखंडता। तो एकता और अखंडता किस टर्म में डिफरेंट हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एकता और अखंडता, अगर इनकी बात करें तो एकता और अखंडता आप लोगों को एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन दरअसल इसमें डिफरेंस है। एकता का संदर्भ हम लोग मानव से लेंगे कि इस संसार में जैसे जितने भी मानव हैं, या किसी देश में अगर हम बात करें तो किसी देश में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच जो है एकता हो, वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हों, उनमें एकता हो। तो एकता का टर्म्स लोगों के संदर्भ में लिया जाएगा, किसी देश के मानव जो वहां पे रह रहे हैं उनके संदर्भ में लिया जाएगा। और अखंडता को हम यहाँ पे जियोग्राफिकल टर्म्स में लेंगे कि भौगोलिक टर्म्स में। इसका दरअसल मतलब है किसी भी राज्य का क्षेत्र, जैसे इंडियन टेरिटरी है तो उस टेरिटरी को बनाए रखना, अर्थात उसके भूभाग को बनाए रखना अखंडता है। तो अखंडता का संबंध जो है वो भौगोलिक क्षेत्र से है और एकता का संबंध उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रह रहे लोगों में एकता के संदर्भ में है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोगों का है बंधुता। तो बंधुता का अर्थ भी हम लोग इस टर्म में लेंगे कि किसी भी राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच आपस में कैसा संबंध है, तो उनमें भाईचारे का संबंध हो, जिससे कि राष्ट्र के विकास में योगदान हो। तो उस टर्म की यहाँ पे बात की गई है कि बंधुता होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने सत्ता के स्वरूप को भी कंप्लीट किया। ये जैसा कि सत्ता के स्वरूप का ये लास्ट पॉइंट था। तो सत्ता के स्वरूप में हम लोगों ने देखा था, पहला देखा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर देखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर देखा समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, और आज हम लोगों ने देखा गणराज्य। तो ये पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, गणराज्य भी देख लिया। तो ये सत्ता का स्वरूप भी आज समाप्त हो गया। और फिर सत्ता के उद्देश्य की हम लोगों ने बात की। सत्ता के उद्देश्य को हम लोगों ने 6 रूपों में देखा कि आखिर संविधान का उद्देश्य क्या है। तो उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता और बंधुता, तो ये 6 टर्म्स हैं सत्ता के उद्देश्य के। तो ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो और अगले टर्म में अब जब हम लोग मिलेंगे तो इसमें प्रस्तावना से संबंधित कुछ बातें और करेंगे, उसके बाद फिर हम फंडामेंटल राइट्स पर आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।